अब सर एक एक्ट आया था विच इज फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट जी, 2011। जी, जी। ये क्या है और एमएसएमई से ये कैसे रिलेटेड है? हाँ, अब सर जब भी हम फैक्टरिंग की बात करते हैं एक और नाम बहुत ज्यादा सुनने में आता है जिसे हम बोलते हैं All this ट्रेड्स। तो सर time ट्रेड्स प्लेटफॉर्म क्या है प्लीज बताइए। I've been holding on अब so अगर हम बात tight, करें कि 'cause जो all that I लाइसेंसिंग की do लिमिट है फॉर एमएसएमईज वो कितनी was है? easy to use. अब अगर हम बात करें So पोर्टल है call my time, एमएसएमई समाधान पोर्टल, जी, तो ये but पोर्टल you क्या करता weren't है really और mine, एमएसएमई just को something to डायरेक्टली do. यूज करने में कैसे हेल्प करता है? Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise. नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दृष्णा और आप देख रहे हैं एक ऐसे एपिसोड जो लिटरली आपके बिजनेस, स्टार्टअप या एमएसएमई ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकता है। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टरिंग लिमिट इन इंडिया फॉर एमएसएमई लोन। और मेरे साथ हैं पॉलिसी, बिजनेस फाइनेंस, एमएसएमई फंडिंग और वर्किंग कैपिटल सॉल्यूशंस के एक्सपर्ट सीए विकास जैन जो जुड़े हैं फाइनेंसीवर.com के साथ। आज हम बात करेंगे फैक्टरिंग लिमिट आखिर होती क्या है एमएसएमई के लिए, कैसे काम करती है, इनवॉइस डिस्काउंटिंग और फैक्टरिंग में क्या डिफरेंस है, वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम को ये कैसे सॉल्व करती है, स्मॉल बिजनेसेस अपनी कैश फ्लो साइकिल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बैंक्स और एनबीएफसीज फैक्टरिंग में क्या रोल प्ले करते हैं और 2026 में एमएसएमई ओनर्स इस टूल का स्मार्ट यूज करके ग्रोथ कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, दोनों चैनल्स फाइनेंस सेवा और फाइनेंस सेवा क्लिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको चाहिए स्टार्टअप फंडिंग, एमएसएमई लोन, वर्किंग कैपिटल, सीसीओडी, प्रोजेक्ट फाइनेंस, फैक्टरिंग, इनवॉइस डिस्काउंटिंग, गाइडेंस, सीएमए डेटा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पिच डेक, बिजनेस स्ट्रक्चरिंग, साथ ही फाइनेंस सेवा आपको ये फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है। फ्री एलिजिबिलिटी असेसमेंट, लोन एप्लीकेशन प्रिपरेशन एंड फिलिंग, वर्किंग कैपिटल एंड फैक्टरिंग लिमिट सेटअप सपोर्ट, कैश फ्लो मैनेजमेंट गाइडेंस, क्रेडिट एनहेंसमेंट स्ट्रैटेजीज। अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए फंड्स तलाश रहे हैं या कैश फ्लो इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आज ही financeseva.com पर विजिट करें। इनके प्लेटफॉर्म पर 1300 से ज़्यादा इंक्यूबेटर्स का सपोर्ट और 1600 से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी कि AIFs का एक्सेस मिलता है। अपनी फंडिंग जर्नी को आसान बनाइए, विजिट financeseva.com टुडे। सीधे जाइए financeseva.com पर या कॉल और व्हाट्सएप करिए 9863020202 पर। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना आज का पॉडकास्ट। वेलकम विकास जी आज के पॉडकास्ट में, कैसे हैं आप? थैंक यू कृष्णा, फाइन। तो सर आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक विच इज़ फैक्टरिंग लिमिट। जैसे जी, कि आपको पता है कि कोई भी जैसे कि एंटरप्रेन्योर हैं वो जी, अपने पेंडिंग जितने भी उनके इन्वॉइसेस हैं, अनपेड इन्वॉइसेस हैं, उनको कैश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जी। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हाँ, हैं। श्योर। तो सर एज ऑलवेज हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जी। हमारी ऑडियंस को ब्रीफ करें कि फैक्टरिंग लिमिट एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा ओवरव्यू जिससे उन्हें मिल जाए। जब कोई बायर सप्लायर को कोई माल सेल करता है, तो एक वो इनवॉइस जनरेट करता है। अब उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कि वो नॉर्मल कैश क्रेडिट लिमिट या वर्किंग कैपिटल से उस इनवॉइस को फाइनेंस करा ले, ठीक हम्म। है? या अपने बैंक में जाके बिल डिस्काउंटिंग हम्म। करवा ले। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि वो फैक्टरिंग कंपनी के पास जाए और उस इनवॉइस को फैक्टर हम्म। मतलब उसको डिस्काउंट करा ले, तो हम्म। उसको फैक्टरिंग कहते हैं। ओके। तो सर फैक्टरिंग और लोन में क्या डिफरेंस हुआ फिर? हाँ, देखिए जो फैक्टरिंग हुँ, लिमिट में क्या होता है कि जो हुँ, फैक्टर कंपनी होती है, वो इनवॉइस को बाय बाय कर लेती हुँ, है हुँ, और उसका जो लेजर मैनेजमेंट हुँ, है, जो रिकवरी है, वो हुँ, फैक्टरिंग कंपनी बायर से खुद करती है, ठीक ओके। है? और कुछ केसों में जो रिस्क है, हुँ, हुँ, वो ट्रांसफ़र भी हो जाता है फैक्टरिंग कंपनी हुँ, के पास में कि अगर मान लीजिए जो बायर है, अगर उसने कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया, हुँ, तो जो हुँ, सप्लायर है, उसको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। उस बायर ही हुँ, बायर से ही जो फैक्टरिंग कंपनी है वो रिकवर कर हुँ, सकती है। ओके। लोन के केस में अगर हुँ, मान लीजिए बायर ने पेमेंट नहीं दी तो सप्लायर को पे करना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट। जी। अब सर अगर हम बात करें कि फैक्टरिंग कितने टाइप्स की होती है तो मतलब कितने डिविजन्स हैं प्लीज़ बताइए? हुँ। देखिए फैक्टरिंग 4 तरह से हो सक हुँ, कैटेगरी से हो सकती है। पहले विथ रिकोर्स। विथ रिकोर्स का मतलब ये है
कि यदि बायर ने पेमेंट फैक्टरिंग कंपनी को नहीं की तो हम्म जो सप्लायर है उसको हम्म पेमेंट करनी पड़ेगी। ये इसको हम्म बोलते हैं विथ रिकोर्स फैक्टरिंग। ओके दूसरी कैटेगरी आती है हम्म विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग। हम्म इस फैक्टरिंग कैटेगरी में जो जो बायर है अगर उसने पेमेंट नहीं की हम्म तो जो फैक्टरिंग कंपनी है वो अपने ड्यूज हम्म जो भी उसका है वो बायर से खुद रिकवर करेगी। हम्म तीसरी कैटेगरी कह सकते हैं डोमेस्टिक फैक्टरिंग। हम्म मतलब क्या है, बायर और सप्लायर इंडिया में ही अवेलेबल है तो और उनकी हम्म फैक्टरिंग की जाती है तो हम्म उसको डोमेस्टिक फैक्टरिंग कहते हैं। ओके चौथी कैटेगरी आती है एक्सपोर्ट फैक्टरिंग। अगर हम्म मान लीजिए कोई एक्सपोर्टर है और वो इंडिया से बाहर माल हम्म बेच रहा है, ठीक है, और उसको इमीडिएट पैसे की हम्म जरूरत है, जैसे ही गुड्स को शिप कर देता है तो हम्म उसको जो पैसा मिलता है हम्म उसको एक्सपोर्ट फैक्टरिंग कहते हैं। ओके मतलब 4 टाइप्स की फैक्टरिंग है हाँ जी, विथ रिकोर्स विदाउट विदाउट रिकोर्स रिकोर्स या एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक डोमेस्टिक। ऑलराइट यस, यस। अब सर एक एक्ट आया था विच इज फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट जी, 2011 जी, जी, जी। ये क्या है और एमएसएमई से ये कैसे रिलेटेड है हाँ, देखिए 2011 से पहले जो एमएसएमईज को प्रॉब्लम ये आती थी कि उनके हम्म पास उन्होंने माल शिप कर दिया, हम्म लेकिन उनको टाइम से पेमेंट नहीं मिलती थी हम्म और उनके पास कोलेटरल सिक्योरिटी भी नहीं होती थी या हम्म होती थी तो कम होती थी और हम्म बैंक भी जनरली फंडिंग नहीं करते थे। हम्म तो 2011 में गवर्नमेंट एक लॉ लेके आई हम्म फैक्टरिंग को कंट्रोल करने के हम्म लिए, हम्म जिससे अगर वो किसी कॉर्पोरेट को ट्रिपल बी हम्म प्लस रेटेड कंपनीज को कोई हम्म एमएसएमई माल बेचता था तो हम्म उसके बाद उसकी फैक्टरिंग होके उसको इमीडिएट डिस्काउंट होके पेमेंट मिलना आसान हो गया जी। ऑलराइट अब सर इसमें एक और अमेंडमेंट आया था सेम एक्ट में इन 2021 यस, उसमें क्या था देखिए पहले क्या था 2021 से पहले हम्म सिर्फ 7 फैक्टरिंग कंपनियां थी, राइट। ओके उसमें कंडीशन ये थी कि लगभग 50% से ज़्यादा बिजनेस हम्म फैक्टरिंग बिजनेस से हम्म उस पर्टिकुलर एनबीएफसी का होना चाहिए, तभी वो इस हम्म हम्म बिजनेस में अपने इन्वॉल्व हो हम्म सकती हैं। लेकिन 2021 में गवर्नमेंट ने इसको रूल को चेंज कर हम्म दिया और जो 50% की रिक्वायरमेंट थी हम्म फैक्टरिंग बिजनेस की वो हटा दी, जिससे ओके आज की डेट में 9,500 एनबीएफसी हम्म इस फैक्टरिंग बिजनेस को कर सकती हैं। ऑलराइट मतलब बॉडीज और बढ़ा दी उस बढ़ा दिए, कैटेगरी अगर एमएसएमई को अब लोन चाहिए हम्म अपनी बिल को फैक्टरिंग कराना है हम्म तो 9,500 एनबीएफसी अब आज की डेट में अवेलेबल है। ऑलराइट सर अब सर जब भी हम फैक्टरिंग की बात करते हैं एक और नाम बहुत ज़्यादा सुनने में आता है जिसे हम बोलते हैं ट्रेड्स तो हम्म सर ट्रेड्स प्लेटफॉर्म क्या है प्लीज़ बताइए हाँ, देखिए इसी की एक नेक्स्ट स्टेप आरबीआई ने लाइसेंस दिया ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के लिए, ओके जिसमें आज की डेट में 4 ऑनलाइन ट्रेड्स प्लेटफॉर्म हम्म अवेलेबल हैं। हम्म जिसको आरएक्सआईएल एक है, एक हम्म M1 एक्सचेंज है और तीसरा इनवॉइस मार्ट है और हम्म चौथा है CO2FO, राइट। तो इस ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं जिनका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा है वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं। हम्म लास्ट अमेंडमेंट के बाद हम्म ये गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है हम्म कि जो भी कॉर्पोरेट हो या जो पीएसयू हम्म है हम्म जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है उनको ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, हम्म राइट। और उसके बाद जो वो एमएसएमई से परचेज करेंगे हम्म उस इनवॉइस की डिस्काउंटिंग इन प्लेटफॉर्म्स के हम्म द्वारा की जा सकती है बहुत सस्ते हम्म रेट में। मतलब हम्म रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 7%, हम्म 8% तक हो सकता है, हम्म वो भी विदाउट सिक्योरिटी और विदाउट रिकोर्स। ओके जी, ऑलराइट सर काफी इजी वर्ड्स में आपने समझा जी। दिया है पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप बिजनेस लोन प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक फाइनेंस एमएसएमई फंडिंग और ऐसे ही इंपॉर्टेंट फाइनेंस टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो फाइनेंस सेवा और फाइनेंस सेवा क्रिप्स के यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो से जुड़ी पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और स्क्रीन पर भी इसकी जानकारी आपको दिख चुकी है FinanceSeva.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मल्टीपल लोन सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये लोग 80 प्लस लोन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और 150 प्लस बैंक्स एनबीएफसीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते हैं यानी अगर आपको अपने बिजनेस प्रोजेक्ट या वर्किंग कैपिटल के लिए सही फंडिंग ऑप्शन चाहिए तो फाइनेंस सेवा आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट बन सकता है सिर्फ लोन ही नहीं फाइनेंस सेवा आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में भी हेल्प करता है इनकी खास बात यह है कि इन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन के लिए अपना इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिससे सीए कंसल्टेंट्स लोन एडवाइजर्स और बिजनेस ओनर्स अपनी रिपोर्ट्स को फास्ट प्रोफेशनल और इफेक्टिव तरीके से तैयार कर सकते हैं इसके अलावा फाइनेंस सेवा ऑनलाइन फाइनेंस कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है
जो खास तौर पर एमएसएमई ओनर्स, कंसल्टेंट्स और बिजनेस लर्नर्स के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि बिजनेस फाइनेंस कैसे मैनेज करें, बैंक फंडिंग कैसे लें, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करें और फाइनेंस नॉलेज को प्रैक्टिकली बिजनेस में कैसे इम्प्लीमेंट करें, तो फाइनेंस सेवा आपके लिए एक कंप्लीट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं और फंड्स रेज करना चाहते हैं तो financeeva.com आपके लिए और भी पावरफुल सोल्यूशन लेकर आता है। यहाँ आपको मिलता है 1300 प्लस इंक्यूबेटर्स का सपोर्ट, 1600 प्लस ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स का एक्सेस, यानी आप अपनी इक्विटी रेजिंग जर्नी को आसान, फास्ट और स्ट्रक्चर्ड बना सकते हैं। लोन, गाइडेंस या फंडिंग चाहिए तो विजिट करिए financeeva.com या कॉल करें 9863020202। और अगर आप चाहते हैं सीए विकास जैन से एक्सक्लूसिव टिप्स, प्रैक्टिकल गाइडेंस और पर्सनल कंसल्टेशन, तो फाइनेंस सेवा चैनल की पेड मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फाइनेंस, लोन्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और बिजनेस फंडिंग की सही और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती रहे, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप ये फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद। फाइनेंस की टेंशन को बोलो बाय बाय। आज ही जुड़ो financeeva.com के साथ।